बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास 6 कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 5 को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू का मतलब होता है दोहराना। तो रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज में हम लोग दोहराते हैं जो हम लोगों ने पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ा होता है। तो सबसे मेन बात इसमें होते हैं एमसीक्यूज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आते हैं और कहीं से वो एमसीक्यूज बन के नहीं आते। अगर आप लोग ये सारे चैप्टरों के अगर हाली एमसीक्यूज भी तैयार कर लो ना तो आपके 10 के नंबर पक्के हो जाएंगे जो एमसीक्यूज में होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज ज़रूर तैयार करनी है। पेपर मोस्टली इसी में से ही आता है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेशन ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यूज उसने हम लोग को दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट वन है उसको हम लोगों ने टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय। जो सेट होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो बच्चों मैथ में एक रूल है कि हम लोग हमेशा सेट को कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो बड़ा लफ्ज़ होता है ना लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, यानी कि इंग्लिश की ABCDE है ना, इसमें से जो बड़ा लफ्ज़ होता है ना, यानी कि बड़ा ए बड़ा बी कैपिटल लेटर उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास ऊपर बेशुमार सेट दिए हुए हैं बुक में, उसने आप लोग बेशक सारे निकाल के देख लो, वो सारे बड़े लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। इसलिए हमारा जो पहले का करेक्ट आंसर है वो है ए। तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले का आंसर है। अब 2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट जो है ना, ये क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास किसी चीज़ की तफसील दी हुई है उसने। तो तफसील से मुराद है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ निकला है डिस्क्रिप्टिव से। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा बी का। बी इसका होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है कि जिसमें उसने हम लोग को वाज़िया किया होता है, उसको हम लोगों ने छोटा करके लिखना होता है, तो उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन एक ही चीज़ है। तो स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके 3 की तरफ चलें, पार्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते, इसमें ये कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज। अच्छा, रोस्टर जो क्या होता है? रोस्टर वो होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को ब्रैकेट में डाल के, करली ब्रैकेट में कॉमास डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐसे कॉमा डाल के रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक टेबल की तरह नजर आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। 4 है हमारे पास। सिलेबस यूज टू रिप्रेजेंट सैम्बल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वाइड नल ब्रैकेट आर, कि हम लोग एम्प्टी ब्रैकेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो आप लोगों को पता है, हम लोग इसको खाली करली ब्रैकेट या इस फाई के निशान से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। अब हम लोग इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज। अगर कोई भी सेट सिर्फ एक एलिमेंट पे कंटेन करता हो, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका आप लोगों को पता है, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलीटॉन सेट। जिसमें एक एलिमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंगलीटॉन सेट। ठीक है, आगे हम लोग पार्ट नंबर 6 को देखें तो इसमें हम लोग को कह रहा है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज। हम लोग जो सबसेट है ना उसको हम लोग किस फार्मूला से रिप्रेजेंट यानी कि फाइंड कर सकते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा? तो उसका आंसर है हमारा 2n। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये हमारे पास ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर होगा ये वाला सी। ठीक है, आगे चलते हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अच्छा, अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है जो सेट के अंदर होती है, यानी कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे अब यहाँ पे इसको काउंट कर लो, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ए में 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 3। ए सेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन वर्ड इस्लामाबाद देन। इसमें वो हम लोग को कह रहा है कि एक लफ्ज़ है हमारे पास इस्लामाबाद। ठीक है, उसके जो लेटर है ना उसमें हम लोगों ने बताना है एक्स एलिमेंट है ए का, एम एलिमेंट है ए का, सी एलिमेंट है ए का, एफ एलिमेंट है ए का, या इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है ए का? तो यहाँ पे देखो, एक्स ये एलिमेंट है ए का, ये जो साइन है ये एलिमेंट का साइन है।
तो यहाँ पे देखो इस्लामाबाद में एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं है। आगे ये देखते हैं एम, एम एलिमेंट है ए का। यहाँ पे देखो इस्लामाबाद में एम आ रहा है, हाँ यहाँ पे ये आ रहा है एम, हमारे पास एम है इस्लामाबाद में, तो ये हमारे पास 20 का आंसर। अब सी देखते हैं, सी है, सी एलिमेंट है ए का, वो कह रहा है ऐसे। तो यहाँ पे देखो सी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये भी नहीं है हमारा आंसर। आगे एफ देखो, एफ एलिमेंट आ रहा है इसमें, ए में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एम, क्योंकि ये जो एम है ना ये आ रहा है इस्लामाबाद में, तो ये हमारा इधर आ जाएगा इसका आंसर। एम एलिमेंट है ए का। दी यूनिवर्सल सेट इन दी वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय दी शेप। वो हम लोगों को कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो वेन डायग्राम में किस शेप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लोगों ने शेप्स पढ़ी हैं पीछे, वो इस रेक्टेंगुलर शेप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा एक्स वाला, ठीक है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोगों को सबसे पहले उसने दी हुई है डेफिनेशंस, जो कि मैंने आप लोगों के बात की है। डेफिनेशंस भी आती हैं हमारे पास पेपर्स में। तो पहली डेफिनेशन उसने हम लोगों को दी हुई है फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और यूनिवर्सल सेट, ये तीनों डेफिनेशंस एक ही पेज में, पेज 75 पे। तो यहाँ पे हमारे पास उसने फाइनाइट की सेट की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन दी हुई है। इसका कंक्लूजन आपको बताऊँ तो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो काउंटेबल नंबर्स पे डिपेंड करता हो उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल उसने दी हुई है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6। आगे बी उसने दी हुई है हम लोग को। अब देखो मिसाल के तौर पे क्लास 6 के नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने हम लोग को दी हुई है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं। ये 40 लड़के होंगे, या फिर आपकी क्लास में 50 होंगे, या 30 होंगे, जितने भी लड़के हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट की तरफ चलें तो वो हम लोग को कह रहा है ए सेट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड फाइन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जो अनकाउंटेबल नंबर हो, यानी कि इसको हम लोग काउंट ना कर सकते हो। उसने एग्जांपल दी हुई है, ए इज इक्वल टू स्टार ऑफ स्काई, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होकर एंड तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। अगर आप लोग एग्जाम्पल्स करना चाहते हो तो ये कर लो, अच्छा है। लेकिन अगर ना करना चाहो, उसने खाली डेफिनेशन पूछी हुई, तो डेफिनेशन लिखोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। यूनिवर्सल सेट की तरफ चलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ए यूनिवर्सल सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट और मेंबर ऑफ ऑल रिलेटेड सेट नोन एज इट्स सबसेट। वो यूनिवर्सल सेट का कह रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं जो रिलेटेड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन में बोले कि जितने एलिमेंट होते हैं ना वो सब इसमें होते हैं यूनिवर्सल सेट में। और इसको हम लोग डोनेट करते हैं यू के साथ। ये भी जो है ना, आप लोग साथ लिख लो कि यूनिवर्सल, सॉरी, यहाँ से लेके यूनिवर्सल सेट इज डोनेटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 देखें तो इसमें हम लोग को कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन एन अदर फॉर्म ऑफ सेट। हम लोग को उसने सेट दिए हुए, हम लोगों ने इनको एन अदर फॉर्म ऑफ सेट, यानी कि एक अलग फॉर्म ऑफ सेट में लिखना है, ठीक है। ये अब हम लोगों ने खुद फाइंड करना है कि इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके 5 फ्रेंड्स कौन से हैं। आपके जो 5 फ्रेंड्स हैं ना, उनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली, आगे कॉमा डाल के हम लोग लिख लेते हैं अहमद, उसके बाद बाबर, और जलाल, और साथ में अबू बकर। ये मैंने कोई भी रैंडम नाम लिख दिए, ठीक है। तो आप लोगों के जो 5 फ्रेंड्स हैं ना, अच्छे दोस्त हैं जो आप लोगों के, उनके आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिख देने, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें हम लोग को उसने ना बी इज इक्वल टू 0 -1 -2 -3 आगे सो ऑन दिया हुआ है। ये जो हमारे पास डॉट्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं सो ऑन, यानी कि हमारे पास ये आगे रकम चलती जा रही है। अब अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो हमारे पास उसने दिया हुआ है ना, बी इज इक्वल टू 0 -1, अब ये रकम शुरू कहाँ से हो रही है, ज़ीरो से। तो ज़ीरो, जब भी कोई चीज़ ज़ीरो से शुरू होती है इसका मतलब कि ये होल नंबर है। तो होल नंबर में अब देखो ये इनके साथ माइनस है, तो यानी कि क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू आगे करली ब्रैकेट,
इसे हम लोगों ने लिखना है अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब हम लोगों ने इसको पहले हम लोगों ने जो ऊपर वाला था ना, इसे हम लोगों ने लिखा है पहले हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, हम लोगों ने इसको लिखा रोस्टर फॉर्म में। अब हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसे हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू सेट ऑफ। अब ये जीरो से शुरू हो रहा है तो हम लोग पहले लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर में भी देखो इनके साथ माइनस है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर। तो ये बन जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। अच्छा, आपके बैग में स्कूल डायरीज का सेट बनाना है। अब हम लोग को यहाँ पे देखो, इसने हम लोग को यहाँ पे कोई सेट का नाम नहीं दिया हुआ, A B C ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों ने भी नहीं लिखना, हम लोगों ने भी सिंपल करली ब्रैकेट डालनी है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। आपके बैग में एक ही स्कूल डायरी है ना, और उसका नाम स्कूल डायरी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्कूल डायरी। सॉरी, यहाँ पे आता है DIAR Y डायरी, स्कूल डायरी। तो ये स्कूल डायरी, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग को कहता कि स्कूल सेट ऑफ बुक्स या क्लास की कॉपीज़, यानी कि हम लोग को कॉपीज़ का सेट कह देता है, या स्कूल की बुक्स का सेट कह देता, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखना था उर्दू की बुक, इंग्लिश की बुक, ये सारे सेट लिखने थे। अभी उसने हम लोग को स्कूल डायरी का कहा था, स्कूल डायरी बैग में एक ही होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल डायरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हम लोग को कह रहा है कि हम लोगों ने लिखने हैं राइट ऑल दी सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 और 8। ठीक है, इसके हम लोगों ने जितने ने इनके सब के सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट लिखते हैं। यहाँ पे उसने हम लोग को दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 और 8। यहाँ पे भी उसने हम लोग को 1 2 और 8 दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है A इज इक्वल टू 1 2 8। इसके सबसेट लिखते हैं, तो सबसेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये आप बेशक ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर को तो पता है कि आप लोग क्या सबसेट लिख रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि ये एम्प्टी जो है ना हर सेट का सबसेट होता है। आगे यहाँ पे देखो, पहले 1 को अकेला करके लिख लेते हैं 1, वैसे ही अब 2 को अकेला करके लिख लो 2, और अब 3 को अकेला करके लिख लो। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको एक एक करके लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको दो दो की फॉर्म में लिखते हैं, तो दो दो की फॉर्म में लिखेंगे। इधर आ जाएगी करली ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 1 2। ठीक है, अब 1 को 8 के साथ लिखते हैं 1 8। अब 1 और 8 हो गया, अब 2 और 8 को आपस में लिख लेते हैं एक साथ 2 8। तो ये भी हो गया। अब हम लोगों ने दो दो भी लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको, जाहिर बात है इसको हम लोगों ने पहले, अब तीनों को इकट्ठे भी तो लिखना है ना, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इन तीनों को एक दफ़ा इकट्ठा लिख देते हैं 1 2 और 8। अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे वो 2n वाला फार्मूला लग रहा है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के शुरू में बताया था। ये वैसे उसका पार्ट नहीं है, ये मैं आपको वैसे सिंपल समझाना के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने पता है वो फार्मूला पढ़ा था, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n वाला। तो यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा n, यहाँ पे लिखो 2n की पावर, इसमें क्या है 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3। अब हम लोग 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 4 4 2 8, हमारा क्या आंसर आया 8। अब ये देखो ये कितने एलिमेंट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे कितने सबसेट बने 8। तो ये हमारा वो फार्मूला था सबसेट फाइंड करने का। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया था 2n वाला फार्मूला। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये हम लोग को कह रहा है कि ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। उसने हम लोग को ये वेन डायग्राम दी हुई है और कह रहा है कि ऑब्जर्व करो और हर जो सेट है ना उसके हम लोगों ने एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों मैंने ना ये एक वेन डायग्राम बनाई है इसकी। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ये इसको रेक्टेंगल मैंने बनाया इसमें, और ये सेट ए और ये सेट बी सेम टू से मैंने वैसे ही बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यू के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से हैं, फिर आगे ए है, यहाँ पे आ जाएगा ए, और इसके आगे भी करली ब्रैकेट डाल लेते हैं, और बी, और इसको भी हम लोगों ने करली ब्रैकेट से सॉल्व करना है, तो करली ब्रैकेट से शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। 0 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे यहाँ तक 12 तक जो है ना ये सारे उसने एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 1 से लेकर 12 तक यूनिवर्सल सेट में काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3, आगे आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे। तो ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लिए हैं। बड़ा सिंपल है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मैथ का। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ए के देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये मैंने आप लोगों को 5.3 में समझाया था सब सेट का, कि ये जो है ना हमारे पास, ये हम लोग इसको इंटरेक्ट तब कराते हैं जब कोई भी रकम हमारे पास कॉमन होती है, जब दोनों में आती है वो। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में 1 2 3 5 और 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1। देखो ये गोल दायरा ऐसे बन रहा है ना, इसका मतलब कि ये 2 जो है ना ये ए में भी आ रहा है, तो इसका हम लोग लिखते हैं 1, आगे ये 2, फिर ये वाला 3 5 और 7, 3 5 और 7। ये हमारे पास पार्ट जो ए था इसके एलिमेंट थे, तो ये हम लोगों ने ए के भी एलिमेंट लिख लिए। अब बी के देखते हैं। बी के हैं 2 4 6 8 और 9। तो यानी कि ये 2 तो दोनों में था, इसलिए इसमें भी 2 है। ये देखो ऐसे गोल दायरा बन रहा है इसका, यानी कि 2 इसमें भी है। तो 2 4 6 8 और 9 इसके एलिमेंट ये हैं, तो ये लिख लेते हैं 2 4 6 8 और 9। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना हमारे पास, ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट है ना ये वेन डायग्राम को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल, लेकिन आप लोग समझ के करोगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है हम लोगों को कि इफ़ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 30। वो कह रहा है कि अगर जो u है ना ये एक सेट है इंटीजर का 1 और 30 के दरमियान में, यानी कि 1 और 30 इंक्लूड नहीं है, 2 से लेके 29 तक के एलिमेंट का ये सेट है यू, यूनिवर्सल सेट, यानी कि इनका सबसे बड़ा भाई, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए है 3 6 9 12 5 15 18 21 27, ठीक है, ये एलिमेंट हैं ए के। अब वो कह रहा है बी सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। जो बी सेट है वो कह रहा है कि इसमें सारे वो एलिमेंट आते हैं जो 30 को डिवाइड करते हैं, यानी कि जैसे अब देखो 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो 2 15 ज़ा 30, तो ये 2 डिवाइड कर रहा है 30 को। अब 3 10 ज़ा 30 होता है, तो यानी कि 3 भी डिवाइड कर रहा है। आगे हम लोग देखें तो हमारे पास होता है 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 से, 5 6 ज़ा 30, तो ये हमारे पास जो फैक्टर है ना ये हमारे पास हैं सेट बी में। आगे वो कह रहा है ड्रा वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इलिस्ट्रेट का मतलब, जब जहाँ पे इलिस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसका मतलब आप लोगों ने कोई चीज़ ड्रा करनी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द गिवन इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए वेन डायग्राम ड्रा करनी है। इलिस्ट्रेट का मतलब आप लोगों को मैंने जनरल बताया, अभी आपकी क्लास में इसका कोई काम नहीं है। तो इलिस्ट्रेट का मतलब होता है आपने ड्रा करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सिंपल स्टेप्स थे वो मैंने पहले ही लिख लिए ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो। तो u का मैंने आपको समझाया था 2 से लेकर 29 तक फैक्टर हैं। आगे a जो है ना ये यहाँ 3 से लेकर 27 तक तो उसने हम लोग को दिए हुए हैं। आगे b, ये वो फैक्टर, ये वो नंबर्स हैं जो कि 30 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 30 के जो फैक्टर हैं जैसे 2 3 5 6 10 15 और 30, ये 15 के फैक्टर्स हैं। तो ये हम लोगों ने लिखे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, तो इसकी इसलिए हम लोगों ने पहले रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और यहाँ ऊपर हम लोगों ने लिख लिया अंदर यू, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम लोगों ने गोल दायरा आपस में इंटरेक्ट यानी कि क्रॉस होता हुआ बनाना है या फिर अलग अलग करके गोल दायरे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 भी कॉमन है, आगे 6 भी कॉमन है, हमारे पास 15 भी कॉमन है। तो ये 3 रकमें हमारे पास कॉमन है। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो दायरे बनाने हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते होंगे। जैसे ये एक गोल दायरा बना लिया और ये एक गोल दायरा बना लिया। इसको सेट का नाम दे दो ए, इसको हम लोग कह देते हैं बी। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले कॉमन एलिमेंट देख लेने हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर 3, आगे 6 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, आगे 15 एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब जो बकाया एलिमेंट रह गए ना वो हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो 3 तो हो गया है, 6 भी हो गया हमारा, आगे 9 देखो, 9 हम लोगों ने नहीं लिखा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद है 12, ये मेरा दायरा थोड़ा छोटा बन गया है, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये 15 आगे हमारा हो गया है, आगे देखते हैं 18 नहीं हुआ तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो 21, तो 21 यहाँ पे और 27 हमारा यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं बी में, तो बी में कौन कौन सा ये सबसे पहले 2 2 हम लोगों ने इधर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद 3 हमारा हो गया, 3 को रहने देंगे, 5 नहीं है इधर तो इधर आ जाएगा 5। इसके बाद देखो तो इसके बाद है हमारे पास 6, तो 6 हम लोगों ने इधर लिखा हुआ है, आगे 10 नहीं लिखा हुआ तो इधर आ जाएगा 10। उसके बाद हम लोग देखें तो 15 है, इसमें नहीं लिखेंगे, 30 नहीं है तो 30 हम लोग इधर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास थे ए के और बी के। अब जो बकाया एलिमेंट रह गए हैं ना उसे हम लोग लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं 2 हमारा हो गया है, हाँ 2 हो गया है। उसके बाद 3 भी हो गया, 3 भी नहीं हम लोगों ने लिखना। आगे 4 नहीं है हमारा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4। उसके बाद देखो 5 है हमारे पास, 6 भी है हमारे पास, 7 है इनमें कहीं पे, यहाँ पे आप ऊपर देख लो थोड़ी आसानी होगी। तो 7 भी नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7 भी। आगे देखो तो 8 है इनमें, यहाँ पे 8 भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं 8 भी लिख लेते हैं। आगे 9 है हमारे पास, 9 भी नहीं लिखेंगे। 10 क्योंकि हम लोगों ने 9 पहले इधर लिख लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे। सेट में एक ही दफ़ा एक ही एलिमेंट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आते। आगे 8 हो गया, आगे 9 देखो, 9 है हमारे पास तो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। 10 भी है, ये लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे अब दोबारा। आगे 11 देखते हैं तो 11 नहीं है, 11 लिख लो। 12 है तो नहीं लिखेंगे। 13 नहीं है तो 13 लिख लेते हैं। 14 नहीं है तो 14 भी लिख लेते हैं। आगे 15 है, नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है तो लिख लेते हैं। 17 है इनमें, नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं इसे भी। 18 ये है, इसे नहीं लिखेंगे। आगे 19 देखो, 19 नहीं है तो 19 लिख लेते हैं। सेम आगे देखो 20 है, 20 भी नहीं है तो लिख लो। 21 है इन दोनों में, नहीं है तो यहाँ पे 21 भी आ जाएगा। वैसे ही अब 22 भी नहीं था ना इनमें, है ना, ओ सॉरी 21 तो है इसमें, ये देखो ये 21 है तो 21 हम लोगों ने नहीं लिखना, ये गलती हो गया मेरे से, 21 हम लोगों ने नहीं लिखना। आगे 22 नहीं है ना इन दोनों में, यहाँ पे देखो इनमें 22 नहीं है तो हम लोगों ने लिख लिया। आगे 23 देखो, इनमें 23 है दोनों में, तो 23 नहीं है तो 23 लिख लेते हैं 23। आगे 24 नहीं है, 25 भी नहीं है तो 25 भी लिख लो। आगे 26 देखो, 26 है, नहीं है। 27 है तो नहीं लिखेंगे। 29, तो ये हमारे पास जो है ना यूनिवर्सल सेट भी पूरा हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर जो रिव्यू 5 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो की सही तरह समझ आई होगी। सभी जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।